सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, आज इस सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड सेमीकंडक्टर के सारे सवाल करेंगे जो हमसे पूछे गए थे जेईई मेन 2024 अप्रैल अटेम्प्ट में। ये दोनों वैसे चैप्टर है जो आपको कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब कि भैया आपको हर शिफ्ट में यहाँ पे एक सवाल देखने मिल जाता है, ठीक है। एंड आसान से है, डुएबल चैप्टर्स है। टोटल आपको यहाँ पे 21 सवाल पूछे गए थे। इसका जो प्रिंटेबल फॉर्मेट का पीडीएफ का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसे डाउनलोड करके टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व कीजिए, ठीक है। जो डाउट बचता है आप उसको यहाँ पे आके रिजॉल्व करें, राइट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे ईएम वेव्स के सारे सवाल। हमने यहाँ पे ईएम वेव्स के 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में जितने भी सवाल आपसे पूछे गए सभी हमने यहाँ पे सॉल्व करा है। सभी का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये अपना सबसे पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1। हमसे पूछा गया था 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में। The electric field in an electromagnetic wave is given by this equation. The magnetic field equation is what? सही बात है सर, बढ़िया है। आपको इन प्रकार के सवाल में दो इक्वेशन को ध्यान में रखना है। मैग्नीट्यूड के लिए E इज इक्वल टू सी बी, राइट, एंड वेक्टर के लिए C कैप इज इक्वल टू E कैप क्रॉस B कैप। ठीक बात है सर। यहां पे C कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यूनिट वेक्टर अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको यहां पे साफ साफ दिखता है कि आपको जो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन होगा दैट इज इक्वल टू सम बी नॉट। ये वाली टर्म आपको एज इट इज रहती है, तो कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस जेड बाई सी, ये हमारा सर एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। सवाल उठता है कि सर हमारा बी नॉट क्या होगा, तो सर वो हो जाएगा बी इज इक्वल टू ई बाई सी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई सी। अच्छा सर, यहाँ पे सी की जगह हमें यही सिंबल सी का इस्तेमाल करना है। ई नॉट की वैल्यू कितनी है सर? 40 है, तो सर ये हमको हो रहा है 40 बाई सी। तो यहाँ पे आप 40 बाई सी तो लिख ही दो, ठीक है। 40 बाई सी हमको इस ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट अपना आता है कि भैया ये बी कैप क्या होगा, तो भैया बी कैप को क्या हम लोग लिख सकते थे? सी कैप क्रॉस ई कैप, ठीक बात है। सी कैप डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यहां पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो भैया बीच में माइनस साइन है, यानी कि पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग वेव ट्रैवल कर रहा है। पॉजिटिव जेड एक्सिस के कैप। ई कैप भैया ये हमको दे रखा है, एक्स डायरेक्शन में है, तो यहां पे हमने लिखा है आई कैप। अब के क्रॉस आई कितना होता है आपको? के क्रॉस आई जे कैप होता है, तो यहां पे आप कहीं पे लिख दो जे कैप, यहां पे हम कहीं पे लिख देते जे कैप। तो भैया कहां पे है जे कैप? यहां पे हमारे पास आई कैप है, तो ये वाला नहीं होगा। यहां पे के कैप है तो नहीं होगा। यहां पे जे कैप है, तो सर हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही बैठ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भैया ये तो अपने को याद करने वाली चीज है कि नहीं? अरेंज दी फॉलोइंग इन दी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। जनरली क्या होता है, आगे ऐसा आपको एक और सवाल दिखेगा, वहां पे हम आपको एनसीईआरटी का वो डेटा भी दिखाएंगे जो हमारे रिवीजन वीडियो में भी है ईएम वेव्स के। जनरली क्या होता है कि बच्चों को वेवलेंथ से ज्यादा फ्रीक्वेंसी के बारे में ध्यान रहता है, और अगर तुमको ध्यान में हो तो भैया गामा रेस का जो एनर्जी है, जो इसका फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा है। गामा रेस का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, यानी सर गामा रेस का वेवलेंथ सबसे कम होगा। तो गामा लैम्डा 1 सबसे कम होगा, एंड सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है वो यहां पे माइक्रोवेव्स का है, इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो अगर तुमको ये वाला चीज भी ध्यान में रहता तब भी तुम सही ऑप्शन को टिक मार के आ जाते, यानी सर ऑप्शन नंबर 3। तो बाकी जो दोनों है वो आपको कहीं बीच में लाई कर रहे हैं, सही बात है। अगेन ईएम वेव्स एनसीईआरटी के अंदर आपको एक टेबल दिया हुआ है जहां पे इन सभी के लैम्डा क्या वहां पे जिक्र है, और ऐसा ही सवाल एक और आपको देखने के लिए मिला था इसी अटेम्प्ट में, ठीक है। आगे अपन उसको देखेंगे। अच्छा ध्यान से देखिएगा सर। एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड 40, सर वी नॉट इज इक्वल टू 40 वोल्ट्स एंड फ्रीक्वेंसी इज योर 4 किलो हर्ट्स।
is applied directly across the capacitor of 12 microfarad. C is equal to your 12 into 10 to the power minus 6 farad. The maximum displacement current between the plates of the capacitor is nearly, भैया टाइम वेरिंग करंट हमने अच्छे तरीके से एक स्टेटमेंट लिखाया था आपको हमारे EM वेव्स की वीडियो में, इसी चैनल में है, जाके देखो प्लेलिस्ट के अंदर। उसमें हमने आपको एक स्टेटमेंट लिखाया था कि भैया टाइम वेरिंग करंट में आपको जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो कंडक्शन करंट के ही बराबर है। आपका जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कंडक्शन करंट के बराबर है, और कंडक्शन करंट का पीक वैल्यू कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी वी नॉट अपॉन योर एक्सी। एक्सी, अच्छा एक्सी का मतलब होता है 1 बाई ओमेगा सी, तो ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा, यानी कि सर 2 पाई एफ इंटू सी। नाउ वी नॉट की वैल्यू 40 है, 2 है, दिस इज योर 3.14, या फिर आप इसे 22/7 लेना चाहो तो वैसे ले लो, मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी इज योर 4000 एंड कैपेसिटेंस इज 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अच्छा है ना, हमें आंसर नियरली बताना है। तो अगर हम ध्यान से देखें, 1 0 गया, 1 2 3 4, तो ये सर हमारे को हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2। अच्छा, और क्या है हमारे पास, और क्या है हमारे पास, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 16, तो सर यहाँ पे 16 दिख रहा है, दिस इज योर 16। एक काम करो ना, यहाँ पे एक 2 भी है, तो ये आपको हो जाएगा 32, एंड एक अपने पास 12 भी है, एक अपने पास 22 भी है, डिवाइड बाई 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अब यहाँ अपने को थोड़ा पेशेंटली चीज़ों को सॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, 32 इंटू 22 कितना हो जाएगा आपको, 64, 64, यानी कि सर 4 0 और 7, सर ये हो गया है 704। इंटरेस्टिंग, 7 दिस इंटू दिस इज 704, 704 इंटू दिस इज 7.04 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 12। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू आपको रफली 1 के ही बराबर है, अप्रोक्सीमेटली 1, सो दिस इंटू 12 इज अप्रोक्सीमेटली 12 ओनली। तो सर हमारा सही जवाब क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4। खत्म कहानी, बढ़िया है, गुड। अच्छा, इसी सवाल की हम बात कर रहे थे। ऐसा सवाल आपको पहले भी पीवाईक्यूज में बहुत बारी आ चुका है, एंड इसके लिए अगर आपने क्या तो एनसीईआरटी पढ़ लो, या फिर ये टेबल हमने आपको अपने वीडियो में दिया है, अपने उस पीडीएफ नोट्स में दिया था, ठीक है, ये ध्यान में रहेगा तो आप इसको आसानी से कर पाओगे, ठीक बात है सर। अच्छा, गामा इज लेस दैन 10 टू द पावर माइनस 3 नैनोमीटर विच इज योर दिस वन। तो भैया डी का मैचिंग 1 के साथ हो रहा है, डी की मैचिंग 1 के साथ कहाँ कहाँ है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। अच्छा, एक्सरे, एक्सरे हमको कहता है इसके बीच में लाई करेगा 1 नैनोमीटर से लेकर 10 टू द पावर माइनस 3 नैनोमीटर, यानी 4th नंबर। तो एक्सरे का मैचिंग 4th के साथ हो रहा है, सी की मैचिंग 4th के साथ इसमें है, इसमें नहीं है, तो सर यही हो गया सही जवाब, ऑप्शन नंबर 2 हमारा फिर सही जवाब हो जाएगा। चाहो तो और मैच कर लो। अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट हमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में इतना 400 से 1, तो यही है सर, इसकी मैचिंग 2 के साथ ही हो रही है, 2 के साथ हो रही है क्या, बिल्कुल हो रही है, तो सर ये हमारा 3rd के साथ मैच कर जाता, ठीक है। अच्छा देखिए, कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल इन अ मीडियम विथ स्पीड दिस मच, द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम इज दिस मच। परमिएबिलिटी यानी म्यू आर की वैल्यू 2 दिया है, और हमसे ई आर की वैल्यू पूछ रहा है, सही बात है। तो भैया स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय योर म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक बात है सर। तो जनाब ये वाली चीज हमको 1.5 10 टू द पावर 8 दिया है, दिस इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ म्यू आर की वैल्यू 2 बोलता है, और ये हमको एप्सिलॉन आर है। इसको इसके साथ कट किया तो सर ये हमको 2 निकल के आ जाएगा, दिस इज योर 2 टाइम्स एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 4। तो सर एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो भी हमको 2 निकल के आ रही है, यानी सर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है सर, बढ़िया है, इजी पीजी। अच्छा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर
6 इन द गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई वाई हमको कहता है इतना है, वाई का मतलब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। इंटेंसिटी ऑफ द एसोसिएटेड लाइट बीम, हमसे टोटल इंटेंसिटी पूछा है, हमसे ये नहीं पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन कितना है इंटेंसिटी में, हमसे टोटल पूछ रहा है। तो ये आपको हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इंटू सी, टोटल निकल के आता है इससे। सो हाफ एप्सिलॉन नॉट हमको सवाल में दे रखा है कि इतना ही लो, तो जितना बोला है उतना ही लेंगे। ई नॉट हमको 600 दे रखा है, यानी सर 36 इंटू 10 टू द पावर 4 एंड सी इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8। बढ़िया है सर। कुछ नहीं दिया था तो हमने स्पीड ऑफ लाइट वही लिया है जो आपको एयर में या वैक्यूम में रहता। ये दोनों आपस में मिलके एक दूसरे को मारेगा, ये सर हमको इसको मार देगा। तो हम कह सकते थे 9 इंटू 54 या फिर 9 4 36 3 45 एंड दिस इज योर 48। ठीक है, तो भैया 6 का ना ऑप्शन नंबर 1 हमको सही जवाब दिख रहा है। क्लियर है सर एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा एकदम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है। ठीक बात है सर। इट हैज अ वेवलेंथ ऑफ 4 मिलीमीटर, वेवलेंथ हमको कहता है 4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वाई डायरेक्शन। अच्छा, तो वेव एक्स में प्रोपोगेट कर रहा है, सी कैप इज आई कैप एंड ई कैप इज कहाँ गया, वाई डायरेक्शन ना, तो जे कैप। तो सर बी कैप इज इक्वल टू हाउ मच, बी कैप इज सी क्रॉस ई, तो सर आई क्रॉस जे ये हो जाता के कैप। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ z लिखा होना चाहिए था, z, तो x वाला नहीं लेंगे हम। ठीक बात है सर। अच्छा, एक ही ऑप्शन अभी तक आप एलिमिनेट कर पाए। ई नॉट की वैल्यू 60 है, ई नॉट की वैल्यू सर हमें सवाल में 60 दे रखा है। अच्छा है सर, बहुत ही बढ़िया है। देखिए जाहिर सी बात है, आपको जो बी नॉट है ना वो 60 तो नहीं होगा, बी नॉट आपको ई नॉट बाई सी है ना, तो सर 60 तो नहीं होगा। तो सर ये वाला भी हम हटा सकते हैं, है ना। यहाँ पे भी 2 इंटू 10 टू द पावर -7, यहाँ पे भी वही है, तो सॉल्व करके फायदा नहीं है बी नॉट को। अब बचा अंदर वाला पार्ट, इसमें से सर कौन सा चुने हम? तो जनाब अगर तुम ध्यान से देखो तो इस साइन के अंदर क्या लिखते हो, यहाँ पे बेसिकली लिखा जाता है kx माइनस ओमेगा टी, राइट। यानी कि सर अगर हम लोग इसको x के साथ मल्टीप्लाई करें तो सर ये k होना चाहिए, या फिर ये वाला पाई बाई 2 k होना चाहिए। तो एक काम करो ना, हम कहते हैं k ही सॉल्व कर लो, k होता है 2 पाई बाई लैम्डा, सो 2 पाई लैम्डा है 4 इंटू 10 टू द पावर -3, सर ये आ रहा है पाई बाई 2 10 टू द पावर 3। तो सर k की वैल्यू इतनी होनी चाहिए जो हमें इस ऑप्शन में दिख रहा है। सर यहाँ तो ये नहीं हो सकता कि सर ये ऑप्शन गलत है, तो बचा हुआ 2 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर सब कुछ हमने यहाँ पे बैठा के देख लिया है ना। चाहोगे तो सॉल्व कर लो, ये आपको इतना आएगा, सी की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करो, दिया हुआ है ना 3 इंटू 10 टू द पावर 8। बढ़िया है सर, क्लियर, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ओ हो, हालांकि ये सवाल को हमें डालना चाहिए था मूविंग चार्जेस एंड एमईसी के अंदर, यहाँ पे अगर है तो इसको भी देख ले। ये सवाल ये दिखाता है कि भैया एनटीए या फिर जो भी लोग बैठ के सवाल का चयन कर रहे हैं, एनसीईआरटी से थोड़ा सा लगाव है। इसका जो ये स्टेटमेंट है ना, when current vary with time, Newton's third law is valid only if momentum carried by the EM field is taken into account। ये आपको हूबहू एनसीईआरटी में वो भी नीचे में लिखा हुआ है, स्टार मार के हमने वो ढूंढा और आपके लिए यहाँ पे लेके आई, स्टार मार के एस्ट्रिक मार के। मूविंग चार्जेस एंड एमईसी चैप्टर जो है एनसीईआरटी में 12वीं क्लास का, उसके अंदर स्टार मार के नीचे में बॉटम में ये आपको शब्द लिखे पड़े हैं, ठीक है, राइट। However, holds even for the case of time dependent situation when EM field provided the momentum carried by the field is also taken into account। Newton third law
होल्ड तभी करेगा जब हमारा ये वाला स्टेटमेंट वैलिड हो। तो यहां पे यही चीज लिखा हुआ है, तो सर ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। एम्पियर्स, ये भी आपको एनसीईआरटी में उनका एम्पियर सर्किटल जब शुरू होता है उसके पहले के शुरुआत के 2 लाइन में लिखा पड़ा है, एम्पियर सर्किटल लॉ डज नॉट डिपेंड ऑन बायट-सवर्ट्स लॉ। वहां पे साफ साफ दिया हुआ है कि भैया ये स्टेटमेंट आपको फॉल्स है। तो भैया पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, यानी कि सर हमारा 8वीं का सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है सर, बढ़िया है, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। चलिए ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इसका पहले तो बात कर लेते हैं इसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है, द मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज दिस मच। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखना है। ये वाली चीज एज इट इज आपको लिखी जाती है। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखना पड़ता, यहां पे क्या होगा वो तो बाद में बोलेंगे। साइन 1.5 इंटू 10⁻³ प्लस 0.5 10⁻11t, ये एज इट इज लिखाता है। सवाल में गड़बड़ी ये है कि इनको 1.5, इनको ये वाला चीज 1.5 लिखना चाहिए था और ये वाला चीज 0.5 लिखना चाहिए था, तब इनका सब कुछ सही बैठता। इन्होंने यहां पे तो कांड किया, लेकिन अपने आंसर में कुछ भी करेक्शन नहीं किया। चैलेंज करने के बावजूद इन्होंने कुछ भी करेक्शन नहीं किया। E इज इक्वल टू, जब आप CB बोलते हो ना, तो यहां पे जो C होता है वो अंधाधुन 3 इंटू 10⁸ नहीं होता है। वो बेसिकली होता है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड, जो अमूमन 3 इंटू 10⁸ होता है। लेकिन अगर तुम इस वाले इक्वेशन से वेरीफाई करोगे, वेव स्पीड इज ऑल्सो गिवन बाई कोएफिशिएंट ऑफ ओमेगा, सॉरी, इट इज ऑल्सो गिवन बाई ओमेगा बाई के। ओमेगा है आपको इतना 0.5 इंटू 10⁻11, के आपको है इतना 1.5 इंटू 10⁻3। तो अगर हम ध्यान से देखें सो 1/3 इंटू 10⁸। अगर यही ऊपर होता और ये नीचे होता तो ये सर 3 आ जाता, लेकिन अब भैया जो दिया था वही लिखना पड़ेगा। ये आपका आ रहा है वेव स्पीड, यानी कि सर हमारा जो E0 का वैल्यू होना चाहिए था, दैट इज योर 1/3 10⁸ मल्टीप्लाइड बाई योर B, एंड B वॉज योर दिस मच 3.5 इंटू 10⁻⁻7। तो भैया आपके पास एक 10 बच गया, 3.5 को 3 से डिवाइड किया तो सर ये हमको हो जाएगा 1, एंड दिस इज अगेन योर 1, एंड लगभग 7 के आसपास। तो सर ये आपको हो रहा है 11.7, मतलब यहाँ पे आपको 11.7 होना चाहिए था। बाकी उसके बाद आपको जब इसे यहाँ पे y लिखना है कि z लिखना है, वो आप देख सकते हैं ना। फील्ड आपका b कैप हमारा है j कैप डायरेक्शन में, और c कैप हमारा यहाँ पे प्लस साइन है इस बार, यानी वेव आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है। ये आपको है -i कैप। तो भैया आपको क्या होता था, c कैप इज इक्वल टू E क्रॉस B। तो हमारा E क्रॉस हो जाएगा B क्रॉस C, B क्रॉस C, यानी कि सर J क्रॉस -a। ठीक बात है। J क्रॉस I होता है, J क्रॉस I J K, J क्रॉस I होता आपको -k कैप, लेकिन यहां पहले से एक माइनस साइन है तो ये हो जाएगा आपको +k कैप। तो भैया यहां पे आपको Z लिखना बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं था यहां पे, बट 11.7 होना चाहिए था, जो कि यहां पे आपको किसी ऑप्शन में नहीं दिखने वाला। अगर आप इसे 1/3 की जगह 3 ले लेते तो आपका 105 आता, जिस कारण से NTA ने ऑप्शन नंबर 2 को सही जवाब दिया था। एंड अनफॉर्चुनेटली कई जगह आपको यही जवाब देखने के लिए मिल सकता है, दे हैव नॉट टेकन दिस इनटू अकाउंट, व्हिच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। एक दो साल पहले ऐसा ही एक सवाल आया था जहां पे एनटीए ने इस चीज को अकाउंट में लेके आंसर दिया था, इस बार उन्होंने इसको नहीं अकाउंट में लिया, गलती है। ठीक बात है, तो आपको सही चीज पता होना चाहिए कि सही कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स स्टार्ट योर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स में देखिए इस साल फायदा ये हुआ, इन्होंने 2024 में ट्रांजिस्टर को ही सिलेबस से हटा दिया। इसको हटाने से क्या हुआ कि इनके पास अब ज्यादा कुछ बचा नहीं पूछने के लिए, तो ये घूम फिर के लॉजिक गेट से बहुत कुछ पूछ रहे थे।
ठीक है, हमने सेमीकंडक्टर का भी 20, 21, 22, 23 सब कुछ सॉल्व किया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक। ये रहा आपका सबसे पहला सवाल, प्रथम सवाल में हमसे पूछता है द वैल्यू ऑफ नेट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एज शोन इन द गिवन फिगर इज हाउ मच? -6 -8। तो कौन सा हो गया हायर पोटेंशियल? ए, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया है। तो फॉरवर्ड बायस्ड में आप इसे अगर आइडियल डायोड की तरह ट्रीट करें तो फॉरवर्ड बायस्ड का मतलब होता है कि हम इसे एक प्लेन वायर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सर नीचे वाला हो गया है रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस्ड का मतलब है कि इट विल एक्ट एज अ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो दिस विल एक्ट एज अ ओपन सर्किट। तो भैया अब अगर हम ध्यान से देखें पूरे इसमें, तो सर इस सर्किट में तो कोई करंट फ्लो कर ही नहीं सकता, इसका तो सर्किट में कोई लेना देना ही नहीं बचा। आप सिर्फ 15 और 10 के वजह से आपको आएगा आर इक्विवेलेंट 15 into 10 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 10 दैट इज योर 25। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी योर 6 ओम। ठीक है सर, बढ़िया है, आगे बढ़े। ये देखिए कहता है विच ऑफ द डायोड सर्किट शोज करेक्ट बायसिंग यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस। भैया डायनेमिक रेजिस्टेंस ये आई होता है यहाँ पे ग्राफ, ये वी होता है, और इस प्रकार से आप एक्सपेरिमेंट करते। फॉरवर्ड बायस्ड में आपका रहता है डायोड। मुद्दे की बात ये है डायोड शुड बी इन फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन। तो देख लो इसमें से किस डायग्राम में फॉरवर्ड बायस्ड है, राइट। अगर हम ध्यान से देखें, सपोज कीजिए हम लोग इस ऑप्शन को देखते हैं। अगर हमने इसको, अच्छा यहाँ पे ग्राउंड बोल ही दिया है, तो सर इसको हमने बोल दिया है 0। ठीक है, यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल बोला नहीं है, 5 वोल्ट दो डायग्राम में लिखा है। मान लो सर ये भी 5 वोल्ट ही है, तो अगर ये 0 है तो सर ये वाला 0 है, तो ये हमको हो जाएगा -5, तो सर हमको ये हो जाएगा -5। जाहिर सी बात है कि सर हमको ये लोअर पोटेंशियल पे होगा और डायोड के राइट साइड हमको हायर पोटेंशियल पे होगा। ठीक है सर, ये तो फिर रिवर्स बायस्ड हो गया है, ये तो सर रिवर्स बायस्ड कंडीशन है, रिवर्स्ड बायस्ड, तो ये पॉसिबल नहीं है। खैर यहाँ पे तो इन्होंने कैपेसिटर जैसा कुछ डायग्राम दिया है, मैंने ओरिजिनल जो उनका पीडीएफ था वहां पे भी जाके चेक किया है, यहाँ पे कैपेसिटर जैसा डंडा बनाया है, जो कि लग रहा है कि प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, जो कि लग रहा है कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि भैया यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं हो रहा है, कोई बैटरी नहीं है, समझ रहे हो। तो अगर कोई बैटरी नहीं है तो दोनों के अक्रॉस 0-0 होता, वैसे ही ये नो बायसिंग सिचुएशन है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही हटाओ इस ऑप्शन को। फोर्थ की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, तो जनाब अगर इसको 0 बोल दिया तो ये वाला आपका हो जाएगा -5। ये 0 है तो सर ये भी ग्राउंडेड है ना, तो ग्राउंड है तो 0 ही बोलना पड़ेगा, मजबूरी है। तो ये भी 0 है। साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे भी आपका ये जो P साइड है, P और N साइड, P साइड हैज लोअर पोटेंशियल, N साइड हैज हायर पोटेंशियल, विच मीन्स कि आपका ये वाला भी रिवर्स्ड बायस्ड है, रिवर्स्ड बायस्ड है। अगर हम यहां देखें, ये 0 है तो ये 5 है, ये 0 है तो ये 0 है। अब आपको P साइड हायर पोटेंशियल है, तो सर ये हमारा फॉरवर्ड बायस्ड है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही होता फिर। ठीक है, अच्छा अगला सवाल देखिए, इसमें क्या दिक्कत हुआ था बच्चों को? दिक्कत ये थी कि आप जब ओरिजिनल सवाल, मतलब आप जब इसका डायग्राम देखेंगे, वाइट बैकग्राउंड वाला डायग्राम, तो वहां पे आप देखते हैं कि जनरली जब यहाँ पे आप एक नॉट साइन लगाना चाहते हो तो आप एक हॉलो सर्कल बनाते हो। इन्होंने है ना पता नहीं क्या किया, इन्होंने बना दिया एक ऐसा काला सा सर्कल, इन्होंने बना दिया एक काला सा सर्कल। अगर हम हूबहू इन्होंने क्या किया वो बताने की अगर हम कोशिश करें, ध्यान से देखिएगा, वाइट बैकग्राउंड ले लेते हैं और इस पे हम दिखाते बना के इन्होंने क्या किया। इन्होंने ऐसा कर दिया, यहां पे ऐसा काला डॉट बना दिया, ये देखिए। अब बच्चे हो गए कंफ्यूज्ड, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये क्या है ना, काला डॉट का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। तो बेसिकली वो ड्राइंग करने वाली की दिक्कत है, जिसने भी वो डायग्राम बनाया था। ये हॉलो सर्कल बनाना था उनको, है ना, उनको ऐसा बनाना था, ऐसा करके,
तब आपको बच्चे थोड़ा सा सुखी रहते जीवन में। तो मान के चलो भैया कि वो हॉलो सर्कल है, ठीक है। सो बेसिकली आप ध्यान से देखो, ये आपको नॉट गेट होता है, ये ए है तो सर ये हो जाएगा ए बार, ये बी है तो ये हो जाएगा आपको बी बार। अगर यहाँ पे ये गोला है तो सर ये हो गया आपको नैंड गेट, ये है सर बेसिकली नैंड गेट, ठीक है। अगर ये एंड होता तो आउटपुट होता दिस डॉट दिस, लेकिन क्योंकि नैंड है तो ऊपर में एक ये लगा दो। अब लगा दो डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या बोलता है, ए डॉट बी पे बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। तो यहां पे ए पे पहले से बार था, उसके ऊपर एक और बार प्लस बी बार बार, दो बार लगा दोगे बार तो वो नलीफाई हो गया, तो बच गया सिर्फ ए प्लस बी, यानी कि सर ये आपको हो जाएगा क्या, और गेट। और यही उन्होंने सही जवाब भी दिया था, जिसका मतलब है कि उन्होंने उसको नैंड गेट माना था अपने सॉल्विंग में। अच्छा, ओके सर, बढ़िया है सर। ध्यान से देखिए, आपके पास सपोज कीजिए कोई लाइट बल्ब है, ये लाइट बल्ब कब कब चलेगा, अगर इसके इधर भी 5 वोल्ट है इधर भी 5 वोल्ट है, तो क्या ये लाइट बल्ब जलेगा, नहीं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो जनाब बल्ब के एक तरफ हाई और एक तरफ लो होना जरूरी है, क्या तो ये 0 हो और ये 5 वोल्ट हो, या फिर ये 5 वोल्ट हो और ये 0 हो। पोटेंशियल डिफरेंस एक तरफ हाई तो एक तरफ लो होना चाहिए, तब जाके आपका वो बल्ब जलता है। तो आपके पास यहाँ पे ए इनपुट है, बी इनपुट, सी इनपुट, डी इनपुट, ये आपका बल्ब है। हमसे कहता है कि इनमें से किस कमांड के लिए, किस कॉम्बिनेशन के लिए आपका बल्ब जलेगा। तो बल्ब के एक तरफ इसको बोल दो आप y1 और इसको बोल दो y2। y1 बल्ब के लेफ्ट साइड है और y2 बेसिकली बल्ब के राइट साइड है। तो y1 और y2 दोनों हाई नहीं हो सकता और दोनों लो नहीं हो सकता, दोनों 1 1 नहीं होना चाहिए, दोनों 0 0 नहीं होना चाहिए। सही बात है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हम बोले आपको इतना पता है ना कि ये एक नॉट गेट होता है, इतना पता होना पड़ेगा बेटा, ठीक है। इतना तो चाहिए हमें आपसे। अगर ये ए है तो यहां पे हो जाएगा ए बार, ये बी, ये सी, ये कौन सा गेट, नैंड गेट। नैंड गेट का मतलब बी डॉट सी पे बार, ये फिर से एक नॉट गेट। तो डी इनपुट दिया था तो यहां पे आपको डी बार आउटपुट मिलेगा, यानी y2 इज योर डी बार। y1 क्या होगा, y1 क्या होगा रे बाबा, ये है आपको एक नॉर गेट। तो पहले तो और ऑपरेशन लगाओ और इसके ऊपर एक नॉर लगा दो। तो हमको समझ में आया कि सर जो y1 है ना, यहां लगाने का डी मॉर्गन्स क्या बोलता है, a प्लस बी पे अगर तुम्हारे पास बार हो तो तुम उसको लिख सकते थे a बार डॉट बी बार। तो यहां पे भी वही काम करते, इसको लिखेंगे हम a बार बार डॉट बी डॉट सी, इसके ऊपर एक और बार। सर ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा आपको b इंटू सी। सर ये तो चुपचाप से हो गया ए बी सी, राइट। और y2 अपने को है ही d बार। अच्छा, तो सर यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो, अब तुम है ना यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे पुट करके चेक कर सकता था। सपोज कीजिए आपने ऑप्शन नंबर 1 देखा, सर यहाँ पे क्या है, ये ए बी सी पे ज्यादा फोकस करो, 0 1 1। भैया 3 में से एक भी 0 हो गया तो ये ओवरऑल आपको 0 हो जाएगा। यानी कि सर इस वाले ऑप्शन में अगर हम ध्यान से देखें y1 और y2, इस वाले में y1 0 हो रहा है और सर ये हमको d कितना है, y2 क्या है, d का बार, सर ये भी 0 हो रहा है, बल्ब नहीं जलेगा। यहां पे 3 में से तो 2 0 है तो ये 0 ही आएगा y1, ये 0 है तो ये 1 हो जाता। लो और हाई बल्ब जल सकता है इस केस में, ठीक बात है। तीनों ही 0 है तो 0 है ना, ये 0, ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा, डी पे बार है ना। तीनों ही 1 है तो सर ये 1 हो जाएगा इस बार, समझ रहे हो। ये 0 है तो सर ये 1 हो जाएगा, फिर से बल्ब नहीं जला। तो सर साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 अपना सही जवाब है, ठीक है। सुंदर, अति सुंदर। ध्यान से देखिएगा
look here very very carefully. The output of logic circuit given below is 0 only when, आउटपुट कब यहाँ पे 0 होगा हमसे पूछ रहा है। तो को क्या है ना, इसमें तो तुम चाहो तो एक एक करके पूरा ऑप्शन ही चेक कर सकता है। दिख रहा है, सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे कहता है कि A 1 है और B हमारा 0 है, तो भैया यहाँ पे भी आपका 1 पहुँच गया, यहाँ पे 0 पहुँच गया, यहाँ पे 0 पहुँच गया, यहाँ तो आपका 1 है ही। ये आपका कौन है, ये आपका और गेट है तो 1 हो जाएगा। ये एंड है तो सर ये 0 हो जाएगा। ये दोनों, ये भी और गेट है तो सर ये फिर से 1 हो जाएगा। हमको 0 चाहिए था, इससे तो 1 आ रहा है, ये हमको पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर, नेक्स्ट सपोज कीजिए हमने 1 1 लिया, 1 1 ले लो, तो हर जगह 1 1 1 1 बैठा दो, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। सर ये भी 1 निकल के आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। बहुत ही सुंदर है। तो भैया ऐसे करके ना तुम सारा चेक कर सकता है। तो तुम देखेगा कि अगर हमने दोनों ही 0 लिया होता ऑप्शन नंबर 2, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये तो 1 है ही, ये 0 हो जाता, ये भी 0 हो जाता, ये भी 0 हो जाता। तो यही सही है आपको, यही आपको सही है। ठीक बात है सर, बढ़िया है सर। एक बच्चा बोलता नहीं सर हम तो सर इसको बुलियन अलजेब्रा से ही करना चाहते हैं, आप हमको इसको दिखाओ लिख लिख के। ये A है तो यहाँ पे A लिखो, ये B है तो सर ये भी B होगा, ये भी B होगा, ये तो 1 है। A और B और गेट है तो भैया हो जाएगा A प्लस B, एंड है तो B डॉट 1। भैया B डॉट 1, B डॉट 1 आपको क्या होगा? अगर B 1 होता, अगर B 1 होता तो 1 डॉट 1 1 आता, और अगर B 0 होता तो 0 डॉट 1 0 आता। यानी कि जो भी तुम B की वैल्यू रखोगे B डॉट 1 वही आएगा। मतलब B डॉट 1 को B ही लिख दो, ठीक है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, और गेट है ना, यानी कि सर A प्लस B प्लस B। जनाब B प्लस B क्या होता है? B ही तो होगा, 2B मत लिख देना, मैथमेटिक्स नहीं है ऐसा, B ही होगा। तो सर ये पूरा ही ओवरऑल हमको एक और गेट बन रहा है। तो सर 0 कब आता? जब A और B दोनों 0 होगा। वैसे भी कर लेते तो, समझ रहे हो, सब मेथड बता देंगे, कोई लोड नहीं है। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। ये तो नॉट गेट ठहरा है ना, ये एंड गेट, और ये आपको नॉर गेट है, सॉरी ये आपको और गेट है। बढ़िया है सर। देखिए यहाँ पे तो ट्रूथ टेबल अगर बनाना है ना, तो हम तो कह रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे अलजेब्रा खेलने का, आप नॉर्मल तरीके से इसको कर लो। ये आपको A है, ये आपको B है, ये आपको Y है। हमको कहता है इनपुट लेने 0 0 0 1 1 0 1 1। बढ़िया है। यहाँ पे लो, अगर तुम 0 0 लेते, यहाँ पे आपको आ जाता 1, और ये आपको एंड है तो ये 0 आता, ये आपको आ जाता 1, तो 0 0 पे सर 1 आता है। अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया है। अगर हमने लिया होता 0 1, ये 0 ये 1, तो ऊपर से नॉट गेट है तो ये 1 आता, ये आपको एंड गेट है तो सर ये 0 हो जाता, 1 और 0 का कॉम्बिनेशन बन के 1 बनता, सर ये भी 1 आ रहा है। अगर हमने ले लिया होता 1 और 0, ऊपर वाला 1 और नीचे वाला 0, तो नॉट गेट से ये 0 बनता, ये 0 बनता, 0 0 0 बनता, सर ये 0 बन जाता। अगर हमने दोनों को ही 1 ले लिया होता, इसको भी 1 लेते, इसको भी 1 लेते, तो ये नॉट गेट से 0 1 1 एंड में 1, और यहाँ पे ये 1 बन जाता, सर ये 1 बन जाता। 1 1 0 1 यहाँ है क्या? नहीं, यहाँ 1 1 0 1 यहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। खत्म। ओके, फ्री के सवाल होते एग्जामिनेशन में ये सब, ध्यान से देखिएगा। The acceptor level of a p-type semiconductor is 6 electron volt. The maximum wavelength of light which can create a hole would be how much? तो भैया आपको इतना एनर्जी, अगर तुमने एक ऐसा वेवलेंथ डाला जिसका एनर्जी इतना होगा, तो इलेक्ट्रॉन आपको जंप कर जाएगा, वहां पे आपको होल पैदा हो जाएगा। समझ रहे हो? सो बेसिकली लैम्डा वुड बी इक्वल टू हाउ मच? यही तो, ये काम आप मॉडर्न फिजिक्स में बहुत करते आ रहे हो। 1242 डिवाइडेड बाई 6, ये आपको आंसर फिर नैनोमीटर्स में निकल के आता। तो
6, 2, 12, 0 और 7 नैनोमीटर, बताइए। 5 सेकेंड का सवाल था, 5 सेकेंड्स, हार्डली 5 सेकेंड्स। ठीक बात है। चलिए फिर से क्या बोल रहा है, द आउटपुट वाई ऑफ द फॉलोइंग सर्किट फॉर गिवन इनपुट इज हाउ मच। तो भैया ये ए है तो यहाँ पे भी ए, ये बी है, सामने मिला नॉट गेट तो ये हो जाएगा बी बार, ये हो जाएगा ए प्लस बी बार। ए यहाँ पे आओगे तो यहाँ मिलेगा ए नॉट, और बी से यहाँ ट्रैवल किया तो यहाँ बी मिला, तो यहाँ मिलेगा, ये एंड गेट है तो ए बार डॉट बी। तो सर वाई जो होगा, वाई हमको हो जाएगा ए प्लस बी पे बार डॉट ए बार, ऐसा करके। तो भैया ब्रैकेट खोलो, मल्टीप्लाई करो, ये आपको हो जाएगा ए बार बी प्लस बी बार बी। ए बार कितना होता है, ए बार, तुम ए को 1 ले लोगे तब भी ये 0 आता, तो ये 0 आएगा। तुम ए को 0 ले लोगे तो ये 0 होगा और ये 1 हो जाएगा तब भी 0 आता। तो भैया ए बार आपको 0 ही होगा, 0 डॉट बी आपको 0 ही होगा, प्लस बी बार बी 0 होगा हमेशा, दैट इंटू ए बार 0 होगा हमेशा। यानी कि सर आपको जो रिजल्ट है ना वो हमेशा 0 ही निकल के आएगा, कुछ भी ले लो। बढ़िया है, सुंदर। अच्छा ध्यान से देखिएगा, सवाल में क्या बोल रहा है, अ पोटेंशियल डिवाइडर। सबसे पहले तो ये शब्द से इतना घबराइए मत, कुछ नहीं रखा है, इस पूरे लाइन को ओमिट कर दो, चाहो तो यहां से मिटा दो इसको पूरा। आपके पास यहां पे बेसिकली पीआर लेंथ एक वायर है, इस पूरे पीआर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक बात है। ये बैटरी है 20 वोल्ट का, ये जीना डायोड है। आप ध्यान से देखो, जीना डायोड मस्त आपको रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में ही लगा पड़ा है। ये आपके पास यहाँ पे क्या है, एक लाइट एमिटिंग डायोड है। अ लाइट एमिटिंग डायोड of glow in voltage 1.8 volt and Zener breakdown of 3.2 volts, the length of PR is 20 centimeter. The minimum length of PQ की लेंथ क्या होनी चाहिए कम से कम, ताकि आपको ये एलईडी बल्ब जस्ट ग्लो कर जाए, जस्ट ग्लो कर जाए। ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, कुछ नहीं रखा इस सवाल में भैया। ये आपको 20 वोल्ट है, दिस इज समथिंग लाइक दिस, और वो जो रेजिस्टेंस वाली वायर है उसे हम थोड़ा सा येलो से दिखा देते हैं, ऐसा ऐसा ले लो, ठीक बात है सर। फिर ये आपको ऐसे ले आओ, इसको हम ऐसे बना देते हैं, ये आपका वो लाइट एमिटिंग डायोड है। उसके बाद ये हमारा जीनर डायोड है, ठीक बात है। और इसको ऐसा करके यहाँ पे आपने ऐसा, सपोज कीजिए आपने इसको ऐसा जोड़ा, ठीक है। अच्छा पी क्यू, देखिए हो क्या रहा है, हो यहाँ पे क्या रहा है, शुरुआत में इस जीनर डायोड के थ्रू है ना कोई करंट नहीं पास करेगा, बिकॉज ये आपको रिवर्स बायस कंडीशन में देख रहा ना, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है और ये यहाँ पे है, तो भैया ये आपको रिवर्स बायस कंडीशन में है, तो शुरुआत में इसमें कोई भी आपको करंट नहीं फ्लो करता, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, इसके अक्रॉस आपको कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, तो भैया ये आपको ग्लो नहीं मारेगा। अच्छी बात है सर, हम चाहते हैं कि भैया ये आपको जस्ट ग्लो मार जाए, यानी कि इसके अक्रॉस कम से कम 3.2 वोल्ट जस्ट ले आना है हमको। तो हम लिमिटिंग केस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिमिटिंग केस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, इसमें कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है। जैसे ही आप ये जो आपका पॉइंटर है ना, आप इसको ऊपर नीचे ऐसा शिफ्ट कर रहे हो, तो आपने नोटिस किया कि भैया एक पर्टिकुलर पॉइंट क्यू पे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमको आ जाता है 3.2 वोल्ट्स का, 3.2 वोल्ट्स का, राइट। एंड ये आपको उस समय जस्ट ग्लो किया, जस्ट ग्लो किया है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है 1.8 वोल्ट्स का। अच्छी बात है सर, यानी कि सर ये टोटल हो गया आपको 5 वोल्ट, यानी कि ये जो PQ है, इस PQ के अक्रॉस आपको 5 वोल्ट है, तो ये जो QR है, ये जो आपका QR है, इसके अक्रॉस बचा हुआ आपको 15 वोल्ट है। बहुत बढ़िया है सर, हमने लिमिटिंग केस के लिए किया है, जस्ट आपको ये ग्लो किया,
यानी कि इसमें आपको करंट अभी बस थोड़ा सा है ना, ऑलमोस्ट मार्जिनल करंट इसमें अभी बस फ्लो करना ही शुरू किया था। तो भैया यहां पे इस पी आर के अक्रॉस जो वोल्टेज का बंटवारा हुआ है दैट इज 5:15। तो भैया उसी रेशियो में आपको रेजिस्टेंस भी रहा होगा। 5/15 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ पी क्यू अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ क्यू आर, एंड रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि सर लेंथ ऑफ पी क्यू अपॉन लेंथ ऑफ क्यू आर। बढ़िया है सर, दिस इज योर 1/3, यानी कि सर लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू योर लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू योर लेंथ ऑफ क्यू आर अपॉन 3। लेकिन जो टोटल लेंथ है, लेंथ ऑफ पी क्यू प्लस लेंथ ऑफ क्यू आर, वो हमको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो भैया अगर हम यहाँ पे लेंथ ऑफ क्यू आर की जगह लिख दे 3 टाइम्स लेंथ ऑफ पी क्यू, ये पहले से लेंथ ऑफ पी क्यू है, इसको हम लिख सकते थे 3 टाइम्स लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 20। तो भैया लेंथ ऑफ पी क्यू कितना आ रहा है आपको? 5 सेंटीमीटर। खत्म कहानी, 5 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट। बहुत बढ़िया, अद्भुत। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा एकदम। कहता है, फिर से वही चीज है, कहता है अ लाइट एमिटिंग डायोड इज फैब्रिकेटेड यूजिंग GaAs, गैलियम आर्सेनाइड semiconducting material whose band gap is given by this much. The wavelength of light emitted from the LED is how much? Lambda is equal to, हमें रफ आंसर में ही इंटरेस्ट है, तो 1240 ले लो डिवाइडेड बाई 1.42, ये आपको आंसर नैनोमीटर्स में निकाल के दे देगा। ठीक बात है। इसे हम लिख सकते थे 1240 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 142, तो 71, ये आपको हो जाता 620। तो भैया आप यहाँ पे देख सकते हो 720 बाई 71 इज वेरी क्लोज टू 0.9 समथिंग, तो 900, तो 900 के क्लोज आपको आंसर होगा, विच इज योर ऑप्शन नंबर 3। सॉल्व कर लेना, हमने यहाँ पे 1240 लिया, आप 1242 जो भी है, तो रफली आपका आंसर 875 नैनोमीटर के आसपास आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमको इसके अंदर, ये किस चीज का ग्राफ है भैया? V वर्सेस I का है, रिवर्स बायस्ड में है ना। सोलर सेल नको, ट्रांजिस्टर नको, डायोड विच कैन बी यूज एज अ रेक्टिफायर नको, उसमें आपको ऐसे साइनोसॉइडल ग्राफ होता है जिसमें से आप क्लिपिंग करते हैं। ये आपको जीनर डायोड रिवर्स बायस में काम करता है। खत्म, ऑप्शन नंबर 3। तो कुछ सवाल तो क्या है कि आप लॉजिकली भी सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक बात है। इन द ट्रूथ टेबल ऑफ द अबव सर्किट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर हाउ मच? एक्स और वाई हमारा कितना है? तो एक बारी ए को 0 ले लो और एक बारी ये बी को 1 लिया, 0 1, तो 0 1, तो भैया ये यहाँ पे 0 पहुँचेगा, यहाँ पे 1 पहुँचेगा, और ए का है ना, तो सर ये 0 का नॉट गेट है, नॉट के बाद ये 0 1 हो जाएगा और ये 1 0 हो जाएगा। सर यहाँ पे भी 1, सॉरी एंड गेट है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, उसके बाद और प्लस नॉट, नॉट गेट है, तो 0 + 0 0 और नॉट किया तो 1 आ गया, यानी कि सर x की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब हमसे उल्टा करने बोल दिया, हालांकि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। अगर तुम 1 0 भी करते हो तब भी सर यहाँ पे 0 आएगा, ये 1 तो ये 0 और ये 1 फिर भी 0, फिर से यही आपको 1 ही आएगा, तो 1,1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, हिट दैट लाइक बटन। अपन मिलते रहेंगे, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।